जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्टैक्ट के एक्सेप्शनल केसेस कर रहे हैं। तो आज मैं अभी आपके साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगी क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस केस में कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है इसको। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 25, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब सेक्शन 25 के अगेंस्ट ये बातें हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि यदि नेचुरल लव है और अफेक्शन सेक्शन 25(1) है और नेचुरल लव है तब आपस में है, तब दूसरी पार्टी का कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वो वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, मेरी बात समझिए। तो कंसिडरेशन नहीं है तो भी वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। जैसे कि एक ने प्रॉमिस किया दूसरे पर्सन को और आपस में क्या है, रियल रिलेशनशिप है और लव एंड अफेक्शन है, तो ये क्या है, वैलिड कॉन्टैक्ट है। पर ये कॉन्टैक्ट कैसे होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और एग्रीमेंट मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द, वो कहाँ होना चाहिए, लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मस्ट बी मेड ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्या होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन चाहिए। पार्टी मस्ट बी स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशनशिप, जो पार्टीज आपस में जो स्टैंड करती है आपस में क्या होना चाहिए, रियल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, आप ये समझिए। जैसे कि फादर ने अपने बेटे के साथ, फॉर एग्जाम्पल फादर ने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हारी बर्थडे पर क्या दूंगा, बाइक दूंगा। ठीक है, और उन्होंने ये जो एग्रीमेंट है ना रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक है, और बाद में फादर ने बाइक देने से मना कर दिया, तो ये क्या है, तो ये आपस में वैलिड कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो वो बाइक के लिए अब बताए क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड है, रिटन है, लव एंड अफेक्शन भी है और नियर रिलेशनशिप भी है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और नियर रिलेशनशिप डज नॉट इम्प्लाई लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशनशिप के लिए जरूरी नहीं है लव एंड अफेक्शन। जैसे अभी बोले ना नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रियल नियर रिलेशनशिप के लिए जरूरी है लव एंड अफेक्शन। क्यों, जैसे कि एक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट केस है राजदत्त की बरसित भूतनाथ के बीच में है। यहाँ हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में खूब सारी लड़ाई होती थी, तो उन्होंने फ्यूचर में ये कह दिया कि वो एक दूसरे को जो हस्बैंड है उसको कंपनसेशन देगा, जिसे मंथली देगा, और पर उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। तो इस डॉक्यूमेंट के बेस में ये नहीं कह सकते हैं कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन रिलेशनशिप नहीं था। वो आप इस केस से बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। ठीक है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में भी जब एक पार्टी का कोई भी कंपनसेशन नहीं लेकिन वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ, वाइफ हस्बैंड को कुछ दे थोड़ी गई है लेकिन उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया कि वो उसको मेंटेनेंस के खर्चे देंगे, तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, और क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ये सारे। अच्छा, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, यहाँ पर हमने कहा कि यदि पीछे कोई वॉलंटरी मतलब इच्छा से कोई सर्विस दी गई है पास्ट और आज कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी होती है सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड इन द पास्ट फॉर प्रोमाइज रूल। ठीक है, सर्विस किसने की पास्ट में प्रोमाइजर होनी, और किसकी वॉलंटरी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द प्रोमाइजर होनी चाहिए, तो उसमें प्रोमाइजर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सर्विस, जब वो सर्विस ली गई थी। मस्ट हैव बीन कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, और इसके लिए प्रोवाइजर मस्ट प्रॉमिस टू कंपनसेट होना चाहिए, प्रॉमिस टू कंपनसेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने किसी मिस्टर बी का पर्स मिल गया और उसने उसको पर्स वापस कर दिया, तो जब उसने वापस किया उसने वॉलंटरी उसको क्या दे दी है, उस सर्विस के लिए जो पीछे उसने उसको सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसने कुछ उसको अमाउंट दे दिया, तो उनके बीच में क्या बन गया, ये पास सर्विस के लिए उनके बीच में क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से। प्रोमिस टू पे टाइम पीरियड डेट सेक्शन 25(3), जो मेरा था नेचुरल लव वाला वो सेक्शन है 25(1), और ये कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस था सेक्शन 25 सब सेक्शन 2, और हमारा थर्ड क्या है, सेक्शन 25(3). यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे ना कि सारे जो पॉइंट्स है ना वो यदि हम वैसे रट्टा लगाने इसके पॉइंट तो सेक्शन भी वैसे ही चलेंगे। ठीक है, प्रॉमिस टू पे टाइम पीरियड डेट
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है टाइम पे डेब्ट क्या होते हैं। विच वॉज अनपेड, जो पे अनपेड अनक्लेम्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3, जो पिछले 3 सालों से पेड नहीं किए गए हैं, क्लेम नहीं किए गए हैं सच्चे डेट इज ए अनइन्फोर्सेबल वाला, ठीक है, ऐसे डेट। और ये मस्ट बी द प्रोमिस टू पे मस्ट बी इन, उसमें प्रोमिस भी होना चाहिए, मस्ट बी साइन बाय द प्रोमाइजर और एजेंट, ठीक है। प्रोमाइजिंग मे बी फॉर द होल ऑफ द डेट और ए पास देयर ऑफ, ठीक है। डेट मस्ट बी पेयर्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन और द डेट मस्ट बी ड्यू फॉर द प्रोमाइजर, क्या तो ये किसकी होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को 15,000 का लोन दिया था, 3 साल हो गए, ठीक है। उस बाद में प्रॉमिस किया इसके बदले कितने पे पेमेंट की जाएगी, 10,500 की जाएगी, ठीक है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि प्रॉमिस किसमें किया गया था, राइटिंग में किया था, साइन प्रोमाइजर ने किए थे, और प्रोमाइजी वॉज फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट, वो पार्ट पे पेमेंट कर रहा है। द डेट वॉज टाइम पीरियड और डेट वॉज ड्यू बाय ए, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 1 टू सेक्शन 25 में दी गई। जैसे कि गिफ्ट है, गिफ्ट डोनेट कर दिया गया, इन सब चीजें कंसिडरेशन फॉर द डोनेट इज द गिफ्ट दैट ही रिसीव, ठीक है। तो उसने गिफ्ट रिसीव किया है, यदि उसने एक और गिफ्ट रिसीव कर लिया है और लैक ऑफ द कंसिडरेशन कर दिया तो उसके पास पूरा अधिकार है एज ए ओनरशिप। जैसे मुझे कोई गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी, मुझे दान कुछ जैसे मर्जी मेरे नाम करती है तो मेरे पास अब ओनरशिप का पूरा अधिकार मिल गया हुआ है। पर गिफ्ट कुड भी गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो बाय डिलीवरी हो जाती है, ओनरशिप हो जाती है। यदि गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में है तो रजिस्ट्रेशन करा के, जैसे मैंने मुझे किसी ने लैंड दे दी तो उसकी रजिस्ट्री करा दी मेरे नाम पर, ठीक है। और गिफ्ट दोनों ही टाइप के होते हैं, कौन से, मूवेबल और इमूवेबल। यदि गिफ्ट में लैक ऑफ कंसिडरेशन होता है, जैसे गिफ्ट उसे कहते हैं ना जिसमें उसके बदले में कुछ नहीं दूंगी ना, तो इसके बारे में ये वैलिड माना जाएगा। कितने हेल्प होती है जैसे कि एक लेडी ने, ठीक है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर दी, अपनी कजन को गिफ्ट कर दी और उसके गिफ्ट डीड दे दी, गिफ्ट डीड बना दी, उसके नाम कर दी। बाद में उसका मन चेंज हो गया कि मैंने तो उससे कंसिडरेशन दिया ही नहीं, तो इसके बदले में मुझे वापस कर दीजिए, उसने ये केस कर दिया। तो नहीं, इसके लिए वो अब प्रॉपर्टी किसकी होगी, कजन की होगी, अब वो वापस नहीं ले सकते। जैसे ही कॉन्टैक्ट किए वो क्या बन गया, वैलिड कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे, एक बार गिफ्ट दे दिया तो उसके बाद में वापस नहीं हुआ, वो ओनर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या नहीं होता गिफ्ट सोच समझ गए तो। नेक्स्ट है नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 185। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम इसी बुक के सेकेंड यूनिट में स्पेशल कॉन्टैक्ट के अंदर हम एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्या है, एजेंट के पास क्या राइट है, तो उस केस में उसमें क्या कहते हैं, नो कंसिडरेशन, तो दोनों के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड माना जाएगा। प्रिंसिपल क्या पे करता है, रेम्युनरेशन करता है एजेंट को, एजेंट क्या करता है, उसको सर्विसेज देता है, ठीक है। तो यदि एजेंट कोई भी कॉन्टैक्ट करता है तो वो कॉन्टैक्ट माना जाएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा, चाहे उसको कंसिडरेशन उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। According to this, for creation of a contract of agency, there is no requirement for consideration. Therefore, in a contract of agency, even if there is no consideration for the agent, it will see a valid contract. ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसिडरेशन फॉर गारंटी अंडर सेक्शन 127, गारंटी वाला टॉपिक भी हमने आपके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले पार्ट में करना है मैंने आपके साथ। यदि गारंटी को कोई भी दे देता है तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बाई चांस ए ने बी को कहा मैं तुम्हें लोन तब दूंगा यदि सी गारंटी दे दे, सी गारंटी दे देता है तो सी का भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसके भी विदाउट कंसिडरेशन भी वो क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सी की तरफ से भी। समझ के, सी ने गारंटी दी उसके बदले कोई ले थोड़ी रहा है, यदि ले भी रहा है नहीं भी ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ए ने दिया लोन बी को, ठीक है, समझो, सी ने बी की गारंटी दे दी, ठीक है, तो ए और सी के बीच में भी क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हो सकता है सी ने उसके बदले में कुछ ना दिया हो विदाउट कंसिडरेशन, पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो कंसिडरेशन और गारंटी सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग
तो ये वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा, पर कंसिडरेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, जैसे कि हम कहते हैं ना सोशल सर्विस करते हैं तब हमारा कॉन्टैक्ट, ये ध्यान से सुनना आप पहले। ए प्रॉमिस टू डोनेट ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने प्रॉमिस किया कि मैंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं इसकी मरम्मत के लिए पेमेंट करूँगी और उस पर विश्वास करके, ठीक है, इनकर्ड सम फर्दर लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस will amount to a valid enforceable contract although no consideration exists for the promiser in return। जैसे मिस्टर ए जॉय ले लेते हैं, उसने टेम्पल अथॉरिटी को क्या प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा टेम्पल की रिपेमेंट के। तो टेम्पल अथॉरिटी ने क्या किया, उस पर विश्वास करके कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज दैट relying on the promise made by the joy or to temple authority incurred some liability, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्ट को क्या कहेंगे, चाहे मिस्टर जॉय का कोई भी कंसिडरेशन नहीं था, उसने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में मैं आपकी लायबिलिटी दूंगा और उस अथॉरिटी ने कॉन्टैक्ट भी कर लिया, काम भी स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा, उसकी तरफ से वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा, चाहे मिस्टर जॉय को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो आज हमने टोटली आपके साथ डिस्कस किया है एक्सेप्शनल ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन आज तक हम सेक्शन 25 में पढ़ते आ रहे हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्टैक्ट, यही पढ़ते आ रहे हैं। ये कंसिडरेशन नहीं होगा, हमने सेक्शन 10 में भी यही कहा, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी यही है ना। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल उल्ट बात की, एक्सेप्शन केसेस की, यदि कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी क्या है, वैलिड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। किस केस में, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन